अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने कल आपको ये शीट जो थी, हमने कहा था इसकी तस्वीर खींच लें और इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे आज, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट इन टाइम ज़ीरो हो रही है 50,000 से। हम ये समझ लेते हैं कि हमने किसी से ना लोन लिया है 50,000 रुपये का। तो बेटा जब एक साल गुजरेगा तो हमें इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 10%। तो टोटल अमाउंट कितनी आउटस्टैंडिंग हो जाएगी, 55,000। अब पहले साल हमें इस प्रोजेक्ट से जिसमें हमने ये पैसे लगाए, हमने वहां से कमा लिए 10,000 रुपये। तो हमारे बाकी हमने 10,000 लेके उनसे ये उधार लिया था उनको वापस कर दिए। तो अब बाकी पैसे रह गए 45,000। फिर साल गुजरेगा, इसके ऊपर फिर 10% देना पड़ेगा। ये 10% दिया तो ये बन गया 49,500। अब हमें फिर इस प्रोजेक्ट से 20,000 रुपये मिल गए, हमने 20,000 रुपये उनको वापस कर दिए, पैसे रह गए 29,500। साल गुजरेगा, इसके ऊपर फिर 10% पड़ेगा। अब टोटल अमाउंट होगी 32,450, जबकि हमें पैसे मिल गए 42,000। इसका मतलब है कि पूरे साल 3 साल जब प्रोजेक्ट हमने चला लिया तो उससे हमें पैसे मिले हैं 9,550। यही काम मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक्सेल में कि 50,000 रुपये हमने किसी से लोन लिए, ठीक है बेटा। तो एक साल के बाद जब एक साल गुजरेगा तो आपने इसको कितने पैसे देने होंगे, 5,000। तो 50 और 5 कितना हो गए, 55। ओके, 10,000 आपको इस प्रोजेक्ट से मिले, वो आपने उसको रिटर्न कर दिए। अब आपके पास रह गए रिमेनिंग 45 जो आपने उसको देने। इसके ऊपर फिर सेकेंड ईयर में 10% इंटरेस्ट आ गया, टोटल ये हो गया 49,500। फिर 20,000 आपको मिले, ये आपने उस प्रोजेक्ट वाले को वापस कर दिए, रिमेनिंग रह गए 29,500। इसके ऊपर इंटरेस्ट बना 10%, दैट इज 2,950। दोनों को ऐड किया 32,450, लेकिन आप प्रोजेक्ट से मिले आपको पैसे 42,000। तो आपको एक्स्ट्रा जो मिला बेटा वो मिला 9,550। और बेटा ये कब मिल रहा है, एट द एंड ऑफ ईयर 3। एट द एंड ऑफ ईयर 3 यानी कि ये 9,550 जो है ना, ये फ्यूचर वैल्यू आ गई है कि अगर हमने ये प्रोजेक्ट चलाया तो हमें 3 साल के बाद पैसे मिलेंगे 9,550। ठीक है बेटा, कितने पैसे मिलेंगे, 9,550। हम जब भी ये प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो हम क्या यूज करते हैं, एनपीवी, या यूज करते हैं प्रेजेंट वैल्यू। इस प्रेजेंट वैल्यू या एनपीवी का कॉन्सेप्ट बेटा ये होता है कि अगर ये हम प्रोजेक्ट करेंगे तो इससे हमारी जो एसेट है, ये हमारी जो बेस है या ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू है, उसके अंदर कितना इंक्रीज आएगा। ठीक है बेटा, तो आप को ये वैल्यू जो पता लग रही है, दिस इज आफ्टर 3 इयर्स। आपने निकालनी है इसकी आज प्रेजेंट वैल्यू। उस प्रेजेंट वैल्यू वैल्यू ऐड करेगा कि हम अगर ये प्रोजेक्ट की पॉजिटिव एनपीवी आ रही है तो हमारी बैलेंस शीट कितनी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो आपके ख्याल में यहाँ प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी, जी बेटा। और इंटरेस्ट रेट हमने लिया हुआ है 10%। सर ये 9,550 की निकालनी है ना, जी जी बिल्कुल उसी की 7,175। 7,175, ठीक है। और एक और अंडरस्टैंडिंग बात आप देखें कि ये प्रेजेंट वैल्यू है ना, अगर आप इसकी लें फ्यूचर वैल्यू, जो कि हम किस तरह लेते थे, प्रेजेंट वैल्यू इनटू कंपाउंड का फार्मूला 1+r रेज टू पावर n। ठीक है बेटा, तो जरा आप देखें इस प्रेजेंट वैल्यू की फ्यूचर वैल्यू क्या आ रही है, सर
जी यही है सर 9550। जी, शाबाश। आए आप यहाँ पे बात समझ लेते हैं। जब इन्होंने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, सिंपल प्रेजेंट वैल्यू, ये कैश फ्लोज थे 50, 10, 20 एंड 42। आपके सामने भी हमने ये कैलकुलेशन की है। इनको जब डिस्काउंट फैक्टर्स हमने किया, यहाँ पे 1 का आया, यहाँ 2 का, यहाँ 3 का, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 7175। और रिकन्सिलेशन अगर हम करें प्रेजेंट वैल्यू की विद फ्यूचर वैल्यू, तो हमने यही NPV इंटू 1+R/n किया, तो दैट इज 9550। तो बेटा ये होती है फ्यूचर वैल्यू, यानी कि तीसरे साल के एंड पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू कितने से बढ़ जाएगी। और अगर हम देखना चाहें कि आज हमने जब डिसीजन लेना है तो फिर कितनी बढ़ रही है, दैट इज बाय 7175। तो कल आपको ये टेबल जो दिया था समझने के लिए, वो इसलिए दिया था कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये 10% क्या चीज़ होती है, ये इनिशियल आउटफ्लो क्या होता है, और हम हर साल डिस्काउंट क्यों कर रहे होते हैं। तो इनफैक्ट क्या है बेटा, जितना आपने कैपिटल लिया है इसके ऊपर इंटरेस्ट देना है, ठीक है। टोटल वैल्यू बन गई 55, लेकिन आपको मिले थे सिर्फ अभी 10,000। आपने 10,000 उनको वापस कर दिए, रिमेनिंग रह गए 45। फिर उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट बनाया, टोटल ये बन गए, ये मिल गए, वापस कर दिए, अब रिमेनिंग ये रह गए। तो ऑर्गेनाइजेशन जब पैसे वापस करके जो उसको बचता है, ये बचेगा जिस साल में जाके 3 साल है, 5 साल, जितने साल है, तो हम उसके निकालते हैं आज की प्रेजेंट वैल्यू कि आज उसको क्या बच रहा है। ठीक है, ये हमने 3 साल से ये एग्जांपल समझ लिया, ये इससे ज्यादा भी ईयर्स की हो सकती है। ओके बेटा, ये 3 पॉइंट एग्जांपल नंबर 34 करें आप। बेटा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आ गया 8.8%। तो इससे परेशान नहीं होना कि 8.8 को कैसे सॉल्व करेंगे। सेम उसी पैटर्न पे सॉल्व किया जाता है जिस तरह हम पहले देख चुके हैं। बेटा बन जाता है 1 डिवाइड बाय 1.088। 8.8% है ना, तो 1.088 बन जाएगा। और फिर इसी को लेके हम यहाँ पे ले आए। कैश फ्लो था शुरू में 325,000, और उसके बाद हर साल आ रहा है 75,000। ये हमने आउटफ्लो को रख दिया है ब्रैकेट में, और इनफ्लो को हमने पॉजिटिव रखा है। इसके सामने चाहें तो हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, और प्रेजेंट वैल्यू आएगी दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। आज की प्रेजेंट वैल्यू तो सेम ही होती है। तो बेटा ये हमारे पास आ गई प्रेजेंट वैल्यू 13,460, जो कि क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो ये प्रोजेक्ट हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है ना, 13,352। और अगर आप चाहें कि नहीं हमें ये जो नेगेटिव है इसकी वैल्यू ना पता लगे, सिर्फ पॉजिटिव की वैल्यू पता लगे, तो आप यूज भी कर सकते हैं दिस, और यहाँ पे सम कर लें पॉजिटिव वैल्यूज का।
ठीक है बेटा, तो जब भी आंसर यही आएगा 13,466, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो एंड दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। दोनों को जब नेट करते हैं तो जब भी ये बन जाता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है बेटा, हम इसको एनविटी के तरीके से भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एनविटी फैक्टर और वो बेटा आ जाएगा दिस वन, यानी कि इन सब का सम 3.90, सॉरी कितने वो जमा किए हैं 4. ठीक है, ये आएगा बेटा दिस 6 जो वैल्यूज है ना हमारा उसका, तो आप इनने इसको सम किया, देखेंगे 338 460 वही बना, और इसको नेट करके देखेंगे तो 13,460, क्योंकि ये एन्युटी था, 6 सालों में सेम कैश फ्लो आ रहा था, तो इस तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता। ओके, अब उन्होंने कहा कि बेटे थोड़े से ना इस क्वेश्चन में चेंज होगी कि पहले साल आ रहे हैं 50,000 और दूसरे से छठे साल आ रहे हैं 75,000, तो ये भी एन्युटी है लेकिन पहले साल में एन्युटी नहीं है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आए इसको करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे हो गए 50,000 और ये हो गए दूसरे से छठे साल तक 75,000। अब पहले साल में तो बेटा ये फिगर आएगी, अब यहाँ पे दूसरे से छठे साल तक की एन्युटी लेनी है, वो कैसे आएगी वो आपको बता देते हैं। देखिए दूसरा साल का फैक्टर है ये, यहाँ से लेकर ना यहाँ तक की आपने एन्युटी लेनी है, तो ये आ गया 3.59। अब इनको सम करेंगे तो ये आ रहा है -9518। अब एनपीवी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है बेटा, यहाँ भी आप देख सकते हैं एनपीवी आ गई है नेगेटिव। द प्रोजेक्ट हैज अ नेगेटिव एनपीवी एंड शुड नॉट बी अंडरटेकन। ठीक है बेटा, अब ये वैल्यूज कैसे आई थी, ये 2 से 6 था ना, उसके फैक्टर्स को लिया, और अदरवाइज हम ये एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं बेटा, वो कैसे कि ये आपको सारे सालों की पता थी ना, 6 सालों की, इसमें से अगर आप पहले साल का फैक्टर निकाल दें, क्योंकि पहला साल अब सेपरेट हो गया ना, जब भी ये वही आएगी। तो ये टेबल्स भी आपको दिए होते हैं, बुक के एंड पे भी दिए गए हैं, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को देख लें, अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है तो बता दें। सर ये जो एन्युटी फैक्टर का एन्युटी का डिस्काउंट फैक्टर निकाला है आपने, ये डायरेक्टली निकल सकता है किसी फार्मूले से? जी जी बिल्कुल, 4.52 जी बेटा हमने फार्मूले पढ़े हुए हैं, आपको दिखा देता हूँ। मैं जब भी तो आपको कह रहा हूँ कि अभी आप ये चैप्टर पढ़ो, अभी दूसरी चैप्टर ना पढ़ो। ये हमने पढ़े थे मेथड 1 एंड मेथड 2, तो ये इस मेथड से भी हमने निकालना सीखा हुआ है। इससे अभी आप जैसे 8.8 का हमने निकाला है ना, तो आप बेशक इस मेथड से निकाल लो या ये सिंपल मेथड है इससे निकाल लो, अभी कैलकुलेटर पे कर लो। ये 1.09 की जगह क्या आ जाएगा 1.088, और वहां कितने साल थे, 6 साल थे, 6 कर लो पहले।
करके देखो। जी सर, हो गया। समझ आ गया? यस सर। इसलिए बेटा अभी सिर्फ इस चैप्टर को पढ़ो, क्योंकि फिर आपको ऑनेस्टली मशवरा दे रहा हूँ, मेरा इसमें क्या फायदा आप कौन सा पढ़ रहे हो, लेकिन ज्यादा बेहतर अप्रोच ये है कि जो करंट चीज चल रही है ना, वरना ना ये हाथ में आएगी ना वो हाथ में आएगी। और इसी तरह आपने अगर 2 to 6 करना है ना, तो पहले 6 का निकालना पड़ता है वैल्यू, उसमें से फर्स्ट की माइनस करते हैं, फिर ये नहीं करते कि हम 1 to 5 ले लेंगे। इनफैक्ट 1 to 5 की वैल्यू और होती है और 2 to 6 की वैल्यू और होती है। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, जैसे हमने देखा 2 to 6 अगर निकालें तो यू निकलेगा बेटा, दिस वन, ठीक है। और अगर आप 1 to 5 निकालोगे, हो गए वो भी 5 साल, लेकिन उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है, क्योंकि शुरू के सालों में डिस्काउंट फैक्टर होता है। आप देखो ये आ रहा है 3.9099 और ये आ रहा है 3.59, क्योंकि हर बाद आने वाले की वैल्यू जो है ना वो कम होती जाती है। तो हमें जब 2 to 6 है तो ये 2 to 6 ये लेने पड़ेंगे, ये नहीं कि ये 5 साल हैं तो बस हम पहले 5 साल को उठा लें, ऐसा नहीं करना। अच्छा जी बेटा, आगे आते हैं। जी, हमने एनपीवी देख लिया बेटा कि एनपीवी कैसे निकाली जाती है। कुछ में कैश आउटफ्लोज होते हैं, कुछ कैश इनफ्लोज होते हैं, हम उनको डिस्काउंट करते हैं। हमने इनके डिस्काउंट को एन्युटी के साथ देख लिया है। अभी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ क्वेश्चन परपेचुटी की भी आ जाएंगे, लेकिन परपेचुटी को हमने इन प्रिंसिपल एज ए कॉन्सेप्ट तो स्टडी कर ही लिया। अब हम आते हैं IRR, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है बेटा, कि जिस प्रोजेक्ट में हमने पैसा लगाया है वो हमें कितना परसेंट कमा के दे रहा है। और इंटरनल इसे कहते हैं कि हम खुद उसको मैनेज कर रहे हैं। एक होता है कि हम बाहर किसी जगह इदारे में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, फिर वो लोग उसको मैनेज कर रहे होते हैं, वो हमारे लिए होता है एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न। दिस इज इंटरनल, कि हम खुद इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके काम कर रहे हैं। आए इसको हम देखते हैं कि ये कैसे वर्किंग करता है। पहले तो बेटा ये इसका फार्मूला है, इसका स्नैपशॉट ले लें आप, या अभी हम इसको प्रैक्टिकली देख भी रहे हैं, उस वक्त ये आपके समझ आ जाएगा। बहरहाल इसका कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा और फार्मूले के यूज करते हुए हम उस पर IRR को कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें IRR में क्या हो रहा था बेटा, एक A परसेंटेज होती है, एक B परसेंटेज होती है। यहाँ पे B और A का डिफरेंस भी निकालते हैं। फिर जब A परसेंटेज थी उस पर NPV क्या आ रही थी, उसी NPV को दोबारा लिखते हैं। फिर एक B परसेंटेज होती है, उस पर NPV क्या आ रही थी, उसको रखते हैं। इसको इंटरपोलेट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें इंटरपोलेशन एक चीज आती है, दिस इज इंटरपोलेशन। आए इसकी और डायनेमिक्स को समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 37 आपके पास है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 37, a business requires a minimum expected rate of return 12% on its investment। आपको अमूमन बेटा यही जुमला सुनने को भी मिलेगा और क्वेश्चंस में भी मिलेगा कि हम चाहते हैं कि हम 12% रिटर्न कमाएं अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, 12% कमाएं, 18% कमाएं एंड सो ऑन। अब हमें देखना होता है कि भाई ये कैसे निकल सकता है। अभी हमने एनपीवी निकालना सीखी है। एनपीवी जो है ना एक एब्सोल्यूट मैयर है, हमें रुपीस में या कैश में फिगर बताता है, जबकि अभी हम जो डाटा करेंगे वो हमें परसेंटेज में बताएगा। एंड दैट्स व्हाई इट इज अ रिलेटिव टर्म, रिलेटिव फिगर हमें देता है। और स्टैट में आप इस पर समझ सकते होंगे व्हाट इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट होती है बेटा एक वैल्यू ऑफ रुपी, कैश, जबकि रिलेटिव क्या होता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज तो फिर आप हर चीज के ऊपर अप्लाई कर सकते हो ना। जैसे हम आपसे पूछें आपके मैट्रिक में कितने नंबर थे, आप नंबर बताएं तो दैट इज अ एब्सोल्यूट फिगर। और अगर आप परसेंटेज बताएं दैट इज अ रिलेटिव फिगर, क्योंकि किसी को हो सकता है 850 में से नंबर हो, किसी के 1100 में से हो, किसी के 1000 में से हो, तो परसेंटेज हमें जरा इजी कर देती है और रिलेटिव हो जाती है, क्योंकि 100 के साथ उसका रिलेशनशिप बन जाता है, परसेंटेज है ना। आए हम देखते हैं पहले ये 4 कॉलम्स, ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंट एट 10%, एनपीवी आ रही है पॉजिटिव। ओके, अच्छा बेटा, अब मैं आपसे अगर ये कहूं कि मैं चाहता हूं एक नेगेटिव एनपीवी, तो डिस्काउंट फैक्टर को मैं ये बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा?
जी बेटा, बढ़ाना पड़ेगा सर। शाबाश। जैसे जैसे बेटा डिस्काउंट फैक्टर बढ़ता है ना, जैसे अभी आपके सामने एग्जांपल भी आने लगी है, तो प्रेजेंट वैल्यू कम होती जाती है। क्यों? हम 10% पे करके, जो हमने कल भी आपको होमवर्क के तौर पे दिया था और आज आके देखा भी, हमें ये पैसे बच रहे हैं आज की तारीख में। तो अगर मुझे ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ गया तो मुझे कम पैसे बचेंगे ना। तो ये हमने 15 पे करके देखा। तो बेटा एक हमारे पास आ रहा है पॉजिटिव और एक आ रहा है नेगेटिव। तो यूजली आईआरआर के लिए कहा जाता है कि जी एक पॉजिटिव एनपीवी लें और एक एनपीवी नेगेटिव लें तो क्वेश्चन सॉल्व होता है। लेकिन मैं इससे डिसएग्री करता हूं, अगर दोनों पॉजिटिव भी हों या दोनों नेगेटिव भी हों तो जब भी हमारा आईआरआर निकल सकता है, और अभी हम प्रैक्टिस करके उसको देखेंगे भी। तो बेटा यहां तक जो सारी कैलकुलेशन टेबल की हो रही है, इसकी सेंस आपको आ रही है? जी बेटा। यस सर। अच्छा, अगली बात बेटा ये है कि ये प्रोजेक्ट देखो 10% पे करके इसको कुछ ना कुछ बच रहा है, और अगर इसको 15% पे करना पड़ जाए इंटरेस्ट तो इसको कुछ नहीं बच रहा, बल्कि उल्टा नुकसान हो रहा है। इससे क्या समझ आ रही है कि जो ये प्रोजेक्ट कमा रहा है ना बेटा, वो इन बिटवीन दीज टू है। 10 और 15 के दरमियान कहीं ये कुछ कमा रहा है, क्योंकि 10% पे करके इसको इतना बच रहा है और 15% पे करके इसको नुकसान हो रहा है। इट मींस इट इज इन बिटवीन ऑफ दीज टू फिगर्स। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारा ये फार्मूला था ना बेटा, ये फार्मूला ये काम करेगा। अब हमारे पास एक एनपीवी आ गई है 10% पे, एक एनपीवी आ गई है 15% पे। आइडियली द एनपीवी एट ए परसेंटेज शुड बी पॉजिटिव। ए वाला क्या होता है बेटा? डिस्काउंट फैक्टर जो लो है, दैट इज हमारे पास 10%। एंड द एनपीवी एट बी परसेंटेज, जो कि हमारे पास है 15%, शुड बी नेगेटिव। ये कह रहे हैं आइडियली, लेकिन मैथ्स में तो आइडियली भी इसकी जरूरत नहीं है। बहरहाल हम इसको करके प्रूव करेंगे आपको। तो ये बेटा ये ए परसेंटेज बन गई और ये बी परसेंटेज बन गई। ये ए परसेंटेज की एनपीवी बन गई, ये बी परसेंटेज की एनपीवी बन गई। तो हमें यही चाहिए, ए परसेंटेज चाहिए, उसकी एनपीवी चाहिए, ए एन परसेंटेज चाहिए, उसकी एनपीवी चाहिए, बी परसेंटेज चाहिए, उसकी एनपीवी चाहिए, और फिर बी और ए का डिफरेंस निकालेंगे। 15% में से 10% हम निकाल देंगे। हाँ, देखते हैं कैसे हो रहा है। आई आर आर ए परसेंटेज एंड सोन। ए कितनी थी? 10%। इस पे एनपीवी थी बेटा 2057। 2057 को फिर लिखा, माइनस किया, माइनस करते हैं नेगेटिव एनपीवी। अब वो नेगेटिव थी ना तो साथ नेगेटिव लिखते हैं, इनटू 15 माइनस 10। अब नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है बेटा? जमा हो जाता है। तो ये 2057 डिवाइड बाय हो गया 7977, और 15 और 10 का डिफरेंस कितना निकला? 5। इसको इस पर डिवाइड किया, आ गया 0.258। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ, ये बन गया 1.3। 1.3 को 10 में ऐड कर दिया तो ये आ गया 11.3। द आई आर ऑफ द प्रोजेक्ट इज 11.3, which is less than target return that was 12%. The project should be rejected. अब बेटा ये 11.3 जो है ना, ये निकला है कि ये प्रोजेक्ट कमा कितने परसेंट रहा है। ये प्रोजेक्ट जो इसके कैश फ्लोज आ रहे हैं, ये 11.3% कमा रहा है, और हमने कमाना कितना था? 12। और हम दोबारा इस बात पे आते हैं कि ये इन बिटवीन ऑफ दीज टू होता है। अगर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो इन बिटवीन आएगा इन दोनों के। और अगर आपको बेटा इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आप जब 11.3% पे इसको डिस्काउंट करेंगे ना तो एनपीवी क्या आएगी? 0। ये भी मैं आपको एग्जाम पे करके बता देता हूँ। हमारे पास है 20, 30, 20, 36, 30।
अब डिस्काउंट फैक्टर कितना निकला था बेटा? 11.3% ना। हम इसको करते हैं 11.3 से। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 80,000। तो बेटा देखो, जब हमने इसका अभी ये वैल्यू निकाली है 11.3 पे, तो इसकी जो एनपीवी आ रही है दैट इज ऑलमोस्ट जीरो, दैट इज ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, तो आईआरआर क्या होता है? जहां पर एनपीवी जो है ना वो जीरो आती है। क्यों? कि बेटा कमा भी प्रोजेक्ट ये 11.3 रहा है, और हमारी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो भी 11.3 है। तो जब कॉस्ट भी 11.3 हो और रिटर्न भी 11.3 हो, तो हमारे पास एंड पे क्या बचेगा? जीरो। इससे पहले जब हमने इसको 10% पे सॉल्व किया है, ठीक है, वो भी मैं यहां कर देता हूं आपके सामने। जब बेटा इसको हमने 10% में सॉल्व किया था, तो हमारी एनपीवी क्या आ रही थी? 2085। इसका मतलब था कि प्रोजेक्ट कमा 11.3 रहा था, लेकिन कॉस्ट पे कर रहा था 10%। दैट्स वाई वो इतना हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू दे रहा था। इसका आईआरआर है 11.3, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी 10%। दैट्स वाई हमें जो नेट प्रेजेंट वैल्यू मिल रही थी दैट इज इक्वल टू 1.3%। जबकि जब यहां आए, जब हमने आईआरआर मालूम करना होता है, और मैं आपको आईआरआर प्रूफ कर रहा हूं कि हम यहां पे क्या सपोज कर रहे हैं कि आईआरआर भी 11.3 है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी 11.3 है। सिर्फ प्रूफ करने के लिए बता रहे हैं कि जब दोनों चीजें सेम हो जाएंगी तो एनपीवी क्या रह जाएगी बेटा? जीरो। तो आईआरआर वो रेट होता है जो प्रोजेक्ट अर्न कर रहा है, और अगर हम उसी रेट को यूज करते हुए एनपीवी निकालें तो वो क्या आती है बेटा? जीरो आती है, क्योंकि प्रोजेक्ट कमा भी इतना रहा है और उसकी कॉस्ट भी इतनी है। जी बेटा, अब कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं, कोई कॉन्सेप्ट में करनी है? जी बेटा। बेटा कोई हाँ ना, कोई कुछ तो सवाल होता है, जहन में आता है। कुछ भी नहीं आता जहन में क्या? क्लियर है सर। ठीक है, तो क्या आपको समझ क्या आई है? क्या बताओगे ना, ताकि मुझे पता लगेगा आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग आई है, कहाँ पे शॉर्टफॉल है, मैं उसको रेक्टिफाई करूंगा, और बाकी स्टूडेंट्स आपके सुनेंगे, उनको भी समझ आ जाएगी बात। जरा बताएं अगर बताना चाहते हैं, वरना मैं रिपीट कर देता सर बेसिकली ऐसे है कि यहाँ पर 11.3 जो है ना वो हमारा रिटर्न आ रहा है, जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, जहाँ पर एनपीवी जीरो है, लेकिन जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना वो 12% है। तो यहाँ पर हमें 0.7% का लॉस हो रहा है, तो इस वजह से हम ये प्रोजेक्ट नहीं ले रहे हैं। हूँ। अच्छा बेटा, मैं थोड़ी सी करेक्शन कर देता हूँ, आपको दोबारा बताता हूँ। पहले तो ये होगा, क्वेश्चन में ना आपको ये दिया जाएगा जनाब कि ये हमारे कैश फ्लोज हैं, ये इतने सालों में आ रहे हैं, बस इतनी दो कॉलम दिए जाएंगे, और बता दिए गए हम
12% कमाना चाहते हैं, ये हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं है, 12% हम कमाना चाहते हैं। देखो, हर जो बिजनेस है ना, वो बिजनेस कर रहा है, उसने प्रॉफिट कमाना है। ये नहीं कि वो जितना उसने 10% पे अगर लोन लिया ना, तो 10% ही कमाना चाहेगा। डेफिनेटली उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा और उसके ऊपर वो कुछ ना कुछ कमाना चाहेगा। अब इस क्वेश्चन में ना हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं बताया हुआ, हमें एक बताया गया कि हम कितना कमाना चाहते हैं, मिनिमम। अब मैं बताता हूँ मिनिमम में और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या फर्क है। बेटा, अगर कभी आपको बैंक में जॉब करने का, जॉब तो अभी आपने नहीं की होगी, बैंक में आपके कोई फादर या भाई वगैरह जॉब करते हो, या कभी आपने ये जो कैपिटल मार्केट से, मनी मार्केट से मुतल्लिक डिस्कशन हो रही होती है न्यूज चैनल्स पे, वो सुनी हो, तो बैंक जो होता है ना, वो स्टेट बैंक से अमाउंट बोरो करते हैं, या इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। से स्टेट बैंक अगर उनको दे रहा है 5% पे, तो वो बैंक क्या करते हैं, अपने 1-2% रख के आगे कस्टमर्स को लैंड करते हैं। यानी कि खुद उन्होंने अगर 5% पे बोरो किया है, तो आगे 7% पे, 8% पे एंड सो ऑन, वो आगे लैंडिंग करते हैं। तो उसका मिनिमम रिटर्न क्या बनेगा, 8%। कि वो चाहता है कि कम से कम मुझे अगली जो कस्टमर्स हैं वो 8% दें, क्योंकि 8% उनसे लेगा, 5% स्टेट बैंक को देगा, तो बाकी 3% में अंदर उसका अपना प्रॉफिट और एडमिन एक्सपेंसेस और ब्रांच के एक्सपेंसेस, ये सारे मीट होंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं बताया गया। हमने क्या किया कि पहले ये मालूम करें कि ये प्रोजेक्ट कमा क्या रहा है, क्योंकि मालिकों ने ये कहा है, या सेठ ने ये कहा है, या बोर्ड ने ये कहा है कि हमने इस किसी भी प्रोजेक्ट में लगाना है ना, तो 12% कमाना है। देखो क्या लिखा हुआ, अ बिजनेस रिक्वायर्स अ मिनिमम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 12% ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर हमें 12% मिल रहा है तो हम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और दिस इज दैट इज डेफिनेटली विल बी हायर फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, जो अभी मैंने आपको बैंक के हिसाब से बात समझाई। अच्छा बेटा, अब हमने ये देखना कि ये प्रोजेक्ट कमाता कितना है। हमने ऐसी तुक्का मारा और 10% में डिस्काउंट किया, तो पता लगा जनाब कि 2,000 रुपये तो कमा रहा है। फिर आप लोगों ने एग्री किया था कि अगर हम चाहते हैं कि नेगेटिव में जाए, तो हमें इस 10% को बढ़ाना पड़ेगा। हम 12 पे जाके भी निकाल सकते थे, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ 12 पे निकाल के दिखाता हूँ, ये हमें 10 पे निकाला हुआ है, इसी को हम निकालते हैं अब 12 पे, फॉर एग्जाम्पल। देखो बेटा, 12% में जाके ना ये नेगेटिव हो गया 1287 से, ठीक है। इसका मतलब है कि 10 से ज्यादा कमा रहा है और 12 से कम कमा रहा है। इट मीन्स इट इज इन बिटवीन 10 एंड 12। इट इज इन बिटवीन 10 एंड 12, ठीक है। तो हमने इसका IRR निकालना सीखा है, जो फार्मूला लिखा था यहाँ पे मैं अप्लाई भी करता हूँ। क्या है बेटा, पहले है 10%, ठीक है। इसके अंदर जमा किया जाता है 10% वाली एनपीवी, ठीक है बेटा। इस एनपीवी को डिवाइड किया जाता है 2085, दोबारा लिखते हैं, फिर इसमें से माइनस करते हैं, और माइनस वाली फिगर जो है ना वो लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं 1287, ठीक है। और ये भी माइनस में ही है। अच्छा, फिर क्या करते थे बेटा हम, ये एक क्वेश्चन हो जाएगा, इसको चलो हम सेपरेट करके लिख देते हैं, ताकि आपको ना ये इसमें कंफ्यूजन ना आए। और यहाँ पे फिर हम करते थे
15 माइनस 10, ठीक है, और आगे है परसेंटेज। अब यहाँ पे 15 नहीं लेंगे बल्कि सॉरी 12 लेंगे, क्योंकि हमने अभी 12 पे किया है, ठीक है। तो बेटा ये तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, ये भी एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2085, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 1287, ठीक है। ये बात समझ आ गई। और यहाँ पे क्या रह जाएगा 2%। 12 में से 10 निकाले, 2 रह गए, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको फिर फर्दर सॉल्व करेंगे। दिस इज सेम, और ये हो जाएगा दिस, और यहाँ पे आ जाएगा ये वाली चीज कॉपी कर लेते हैं, ये हो जाएगा बेटा 3372 बन गया, ठीक है, 3372, और ये भी इसी तरह ही आ गया। फिर इसको फिर फर्दर कॉपी करते हैं, ये आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा 2085 डिवाइड बाय दिस, ये बन गया 0.618, ठीक है बेटा। और यहाँ पे तो ये सेम है, फिर क्या होगा, ये एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है बेटा। तो ये बन गया, इनफैक्ट हम इसको करते हैं सिर्फ फिलहाल 2 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज बाद में कर देंगे, ठीक है। तो 1.23 हो गया। तो जब इसके साथ जमा करेंगे तो बेटा ये बन जाएगा 10 प्लस दिस 11.23%, ठीक है। आप इसको कह सकते हो 11.24%। जो हमने यहाँ 11.3 निकाला था ना, देखो जब भी उसके साथ वो जीरो नहीं बन रही थी, थोड़ा सा राउंडिंग का डिफरेंस आ रहा था, ये 132 आ रहा था, ठीक है ना। अगर हम इसको 11.24 से करें, कितना 23 आया हमारा, दैट इज 24। तो अगर हम 24 से करके देखते हैं, देखो देखो एग्जैक्ट जीरो आ जाएगा, उन्होंने उसको राउंड कर दिया था ना। तो ये अभी भी थोड़ा सा फर्क आ रहा है, तो हो सकता है कि इसमें डेसिमल ज्यादा होंगे। हमने यहाँ पे ये देखो ना 1.23665 था ना, तो चलो डेसिमल्स की वजह से बेटा ये अब और क्लोज हो गए। तो अब मैं रिपीट करता हूँ, बात सारी क्या हुई कि हमें ये 2 कॉलम्स दिए जाएंगे, हमें कहा जाएगा कि आप मालूम करें ये प्रोजेक्ट कितना कमा रहा है। तो हम ऐसे ही तुक्का मार के कोई रेट निकालेंगे, अगर उसमें पॉजिटिव आ गया तो हम उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, एक नेगेटिव निकालेंगे, फिर हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हमें पता लगा कि ये प्रोजेक्ट खुद कितने % कमा रहा है, और अगर हम चाहते हैं जी हम इतना कमाएं, उससे कम कमा रहा है तो ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और अगर उससे ज्यादा कमा रहा है तो एक्सेप्टेबल हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब ये आपके सामने एक और एग्जांपल आ गई, एग्जांपल नंबर 38। इसमें बता रहे हैं कि जरा सारा कुछ दे दिया, एनपीवी है 2210 एट 11%, 11% पे एनपीवी आ रही है पॉजिटिव 2210, और आपसे कहा जा रहा है कि इसका आईआरआर मालूम करें। तो कैसे बेटा मालूम करेंगे, यही 4 साल थे, अब हमने पहले 11% पॉजिटिव थी तो हम 15% में जाकर निकाली, 15% पे आगे नेगेटिव, फिर वही हमने सारा काम किया और हमें आंसर आ गया 12.7%। और आपको ये बात समझ आ गई होगी, आपके 11 पे अगर पॉजिटिव है, 15 पे नेगेटिव है, तो आईआरआर इन बिटवीन होगा दोनों, ठीक है बेटा। आप क्लियर है बात, हमाद आपकी थोड़ी सी करेक्शन हुई। यस सर, यस सर। चलो चलो आगे आते हैं। सर जी जी तो साहब, आप हमारे गेस्ट स्पीकर हैं। जी फरमाए। सर जी बस सर, वो मैंने पूछा था सर, ये जरूरी तो नहीं है कि नेगेटिव आए सर? सर ये 2 पॉजिटिव भी तो जी जी कभी मैं अभी तो जाऊंगा आ उसकी सकती है तरफ, ना? जी अभी मैं उसकी तरफ जाऊंगा। तो अभी आप इसलिए समझ लो ना कि देखो अगर एक पॉजिटिव होगी ना एक नेगेटिव, तो आपको कम से कम ये पता लग गया है कि इनके दरमियान है आईआरआर। अगर दोनों पॉजिटिव होंगी ना तो वो उससे बियॉन्ड होगा,
जैसे मैं आपको चलो ये वाली कैलकुलेशन भी कर देता हूँ, जो आप दोनों पॉजिटिव की बात कर रहे हो। अब आप देखो, जो हमने ये क्वेश्चन किया, हमने 10 पे करके देखा और 12 पे करके देखा। अब हम इसी 10 के साथ और 12 के साथ करने के बजाय हम करते हैं 10 और 11 पे। अभी आपके सामने करके दिखाता हूँ कि दोनों पे पॉजिटिव आ रहा होगा, फिर हम इसके IRR निकालते हैं। ये 10 पे तो किया हुआ पॉजिटिव है, अब इसको हम 11 पे कर देते हैं। ठीक है बेटा, 11 पे जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1.11 और इसी को कॉपी करके नीचे ले जाएंगे तो बेटा ये आ रहा है 371। अब देखो 11 पे भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि 11 से ज्यादा था ना इसका IRR। अब हम इसका वो फार्मूला IRR का सारा कॉपी कर लेते हैं। इसको भी मैं यहाँ पे आपके लिए रिपीट कर देता हूँ कि अगर दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हों तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। आ जाओ बेटा, ये तो 2085 ही है, यहाँ पे क्या हो गया है 371। अब नेगेटिव नहीं आया ना, तो हमने नेगेटिव नहीं लिखना। अब हम पॉजिटिव ही लिखेंगे 371, यानी कि इस फिगर में इसको माइनस करना होता है। अब वो माइनस वाली फिगर तो है नहीं, तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 11। अच्छा जी बेटा, यहाँ पे हो गया 1। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे -371। जब माइनस किया 371 तो ये हो गया 1714। ठीक है बेटा, जब इसको इसके साथ सॉल्व किया तो ये बन गया 1.21। ठीक है, और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 के साथ, क्योंकि ये 1 ही था डिफरेंस, तो ये 1.21 ही रहा। अब 1.21 और जो है ना 10 वो हम ऐड कर देंगे, तो ये आपके सामने आ गया 11.22। तो अभी हमारे जो पहले आ रहा था 11.24 था, बस इतना थोड़ा डेसिमल्स में फर्क आ जाता है। तो अब आप देख लो कि दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, एनपीवी पॉजिटिव्स हैं, इवन देन हमने IRR निकाल लिया। और इसी तरह अगर दोनों नेगेटिव हों फिर भी निकल सकता है, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। से हम इसको ले लेते हैं 12 पे और इसको ले लेते हैं 15 पे। तो 12 में 1287 ही आ रहा था बेटा, पहले याद होगा आपको, और 15 पे आ रहा था 5942। ठीक है, ये देख भी लेते हैं यहाँ पे 5920। ठीक है, तो हमारा 5942 राउंडिंग का ही डिफरेंस है, उसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, अब आप बताओ दोनों नेगेटिव हो गई। जब दोनों नेगेटिव हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, हम कोई भी एक फिगर ले लेंगे, पहली वाली छोटी वाली यहाँ ले लें 12%। आप बेटा यहाँ प्लस करते थे ना, आप यहाँ माइनस करेंगे क्योंकि दोनों नेगेटिव है। जब पॉजिटिव होती है तो यहाँ प्लस करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है 12% पे, -1287, तो हम नेगेटिव वैल्यू लिखेंगे। यहाँ भी नेगेटिव वैल्यू लिखेंगे, -1287 माइनस जो फर्दर नेगेटिव वैल्यू है वो नेगेटिव ही लिखेंगे 5942। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया, 1% है 12 और 1 है 15। ठीक है, ये आ जाएगा -3। यहाँ पे आ गया, सॉरी इसको हमने ये क्या कर दिया है, इसको भी ऐसे ही रखते हैं। अब बेटा ये हो जाएगा -1287। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 5942। ठीक है, इसको उठा के हम लाएंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा अब
4655, ठीक है ना। ये बड़ी रकम पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव तो ये आ गया। जब इसको सॉल्व किया तो बेटा ये बना। अब इसको मल्टीप्लाई, ये माइनस है ना, इसको -3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 0.829, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये सारा 12 चल रहा था, तो 12 में से हम माइनस कर देंगे 829, ठीक है। तो बेटा ये आ गया 11.17%। तो वही अराउंड 11 पॉइंट, पहले 24 आया था, फिर 22 आया, तो 1.17, इस इतने डेसिमल से कुछ नहीं होता। तो दोनों अगर नेगेटिव वैल्यूज हों तो उससे भी IRR निकाला जा सकता है, लेकिन आपने जरा ये ध्यान में रखना है कि जब पॉजिटिव वाला था तो यहाँ प्लस करते थे, आप यहाँ क्या करेंगे, माइनस। और यहाँ पे बेटा जब पहले वाला रेट होता है उसको पहले ही रखते हैं, जो बाद वाला रेट होता है उसको बाद में रखते हैं, और नेगेटिव अगर आ रही परसेंटेज तो नेगेटिव के साथ जाके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जी, तो ही समझ आ गई, पॉजिटिव नेगेटिव अगर दोनों वैल्यूज हों तो कैसे IRR निकाला जाएगा। यस सर। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। आज हमने IRR ही करना है, जिसकी IRR की और एग्जांपल्स दी गई ना वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये 39 आ गया। इसमें क्या हुआ बेटा कि कह रहा है कि ये कैश फ्लोज हैं और हमारा 8% पे NPV पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव है नेगेटिव है, आई थिंक नेगेटिव, हाँ नेगेटिव आ रहा है, ये ब्रैकेट में डाला हुआ ना नेगेटिव। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव NPV मालूम करना पड़ेगा। वो 8 पे अगर नेगेटिव है ना तो परसेंटेज जब कम करेंगे ना, जैसे यहाँ पे 5% कर दी तो NPV पॉजिटिव होगी। फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 6.6। तो डेफिनेटली 5 पे पॉजिटिव है, 8 पे नेगेटिव है, तो 5 और 8 के दरमियान ही कहीं होगी। ठीक है बेटा। अच्छा जी, ये एक और क्वेश्चन आ गया, आए। A company is considering whether to invest in a new item of equipment costing 45,000 to make a new product. The product would have a 4-year life and the estimated cash profits over the 4-year period are as follows. ठीक है बेटा। अब एक और पॉइंट जो पहले भी थोड़ा सा डिस्कस हुआ है लेकिन अभी डिटेल से आना शुरू होगा। The project will also need an investment in working capital of ₹8,000. इससे तो बेटा सिर्फ इक्विपमेंट आ रहा है ना, तो हमें कुछ वर्किंग कैपिटल के लिए भी पैसा चाहिए होता है। इक्विपमेंट के अंदर हमने वो डालनी है, लुब्रिकेंट्स डालने हैं, पेट्रोल डालना है, पावर डालनी है, एम्प्लॉइज भर्ती करने हैं, रॉ मटेरियल डालना है, उसके लिए हमें चाहिए होता है वर्किंग कैपिटल। द प्रोजेक्ट वुड आल्सो नीड एन इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल ऑफ ₹8,000 फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1। हमें ईयर 1 की बिगिनिंग से ही 8,000 चाहिए, तो 45,000 ये, 8,000 ये, टोटल 53,000 चाहिए बेटा हमें। ये लिखा आ रहा है the cash outflow in year 0 cost of equipment plus working capital investment 45 plus 8 is equal to 53। अब कुछ बच्चों को ना अभी ध्यान में नहीं आया, लेकिन जब आप इसको पढ़ होंगे ना आप कहेंगे भाई सर यहाँ तो लिखा है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1। बेटा ये जो 1 लिखा होता है ना, दिस इज एंड ऑफ ईयर 1 होता है। हम ये बात समझ चुके हैं बारहा कि 0 का मतलब क्या होता है और 1 का मतलब क्या होता है। 0 है स्टार्ट ऑफ द ईयर, दैट इज 1 जनवरी 2020, और 1 का मतलब होता है 31 दिसंबर 2020। तो ये स्टार्ट ऑफ द ईयर है बेटा, दिस इज द एंड ऑफ द ईयर, इसलिए ये कंफ्यूजन ना आए। हमें 0 पीरियड में 53,000 ही लगाने पड़ेंगे। 0 पीरियड में बेटा 53 लगेंगे, ये कैश फ्लो आ गया, ये कैश फ्लो आ गया, ये कैश फ्लो आ गया। और ईयर 4 में देखें कैश फ्लो था 4,000, कितना था बेटा, सॉरी 4। लेकिन एक अजम्पशन क्या ली जाती है कि ये पैसा आपने जो वर्किंग कैपिटल का लगाया ना, तो जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा ना ये पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं बताया गया, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं बताया गया कि ये हमें वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आप अपनी अजम्पशन ले सकते हो कि ये वापस मिलेगा या कम वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहरहाल इन्होंने क्या किया है कि इसको भी वापस रिकवर कर लिया है, तो 8,000 प्लस 4 12,000 उन्होंने रिकवर किया है, ये उन्होंने लिखा हुआ भी है। Sorry. The cash inflow for year 4 project net cash profit plus working capital recovered 4,000 plus 8,000 is equal to 12,000। तो यहाँ पे ये 12,000 इसलिए आया कि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर तो हमारा वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं रहती ना, उसमें हम वो निकाल लेते हैं। तो फिर इसके साथ जब बेटा 11% में सॉल्व किया तो ये NPV आ रही है,
15% में सॉल्व किया तो ये एनपीवी आ रही है। ये आपने परसेंटेजेस खुद 11 तो उसने दी हुई थी, ठीक है। और फिर हमने जब इससे ऊपर जाना है तो हम अपने खुद मर्जी है, हम 12 पे करें, 13 पे करें, 14 पे करें, 20 पे करें, व्हाट्सएवर। अभी कुछ दिनों के बाद, प्रैक्टिस के बाद आपको पता लग जाएगा कि हम कितने परसेंटेज ऊपर जाएं। जब हमने इसको सॉल्व किया तो बेटा आंसर आ रहा है 13.1%। 13.1%। उन्होंने कहा कंपनी यूजेस डिस्काउंट रेट ऑफ 11%। अब देखो ये है डिस्काउंट रेट, हमाद वहां पे था मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, हम इतना कमाना चाहते हैं, ये है डिस्काउंट। अब 11% से ज्यादा जो भी इसको मिल जाएगा ना वो इसके लिए प्रॉफिटेबल है। तो उन्होंने कहा एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन ऑफ IRR इज, IRR आ गया बेटा 13.1%। सॉरी क्या हो रहा है ये, 13.1% IRR आ गया, विच इज ग्रेटर देन 11%। तो ये प्रोजेक्ट हमारे लिए एक्सेप्टेबल हो जाएगा। ओके, ये एग्जांपल नंबर 41 है बेटा। दे आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स बेटा वो होते हैं, गौर से सुन लें, क्या आप इन दोनों में से ना कोई एक कर सकते हैं, नहीं कि दोनों एक ही तरह के हैं। सपोज करते हैं कि आपने गाड़ी खरीदनी है, तो या तो आप ये गाड़ी खरीदेंगे या ये गाड़ी खरीदेंगे। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो आप दोनों भी खरीद सकते हैं, लेकिन आपकी जरूरत एक है, तो आप आइदर दिस वन और आइदर दिस वन। आपके ख्याल में इसका IRR आ रहा है 20%, इसका आ रहा है 18%, इसका NPV आ रहा है 43, इसका आ रहा है 503। आप कौन सा प्रोजेक्ट अंडरटेक करोगे बेटा? 18% वाला। जी, परसेंटेज से आंसर नहीं आता बेटा। आपने जो आप प्रेजेंट वैल्यू बढ़ा रहे हैं ना ज्यादा, बेशक देखो इसके अंदर आपके 10,000 रुपए ब्लॉक हो रहे हैं, इसके अंदर जस्ट 1000 ब्लॉक हो रहे हैं, लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू ना 5 से 3 रुपए से बढ़ा रहा है। In the above example, project 2 is better because it has the higher NPV. Project 2 will add to value by rupees 503, but project 1 will add value of just 43. आपके पास डेफिनेटली 10,000 रुपए होंगे तो आप इस प्रोजेक्ट को कंसिडर करें ना, तो आपको चाहिए अपने 10,000 रुपए लगाएं और 503 रुपए कमा लें। और अगर आप देखो एक और बात कि अगर आप 1000 रुपए के 10 प्रोजेक्ट लगाते हैं फॉर एग्जांपल टू मेक इट इक्विवेलेंट टू 10,000, तो आप 430 रुपए कमा पाते हैं, जबकि यहाँ पे आप 503 रुपए कमा पा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमने IRR को कंप्लीट कर लिया। कल इंशाल्लाह हम पढ़ना शुरू करेंगे इन्फ्लेशन, और उस वक्त तक के लिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका होमवर्क है। दिस इज एग्जांपल नंबर 42। इसको ट्राई करना है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही है। एग्जांपल नंबर 42। तो बेटा ये जो कैलकुलेशन मैंने की है अभी आप लोगों से नहीं कराई है, ठीक है, मैंने खुद ही करके आपको बताता रहा हूँ कि IRR कैसे आ रहा है, लेकिन ये आपके सामने है, सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पे किए हुए हैं। इसकी तस्वीर खींचनी है खींच लो, बुक्स में भी तकरीबन इतनी डिटेल के साथ दिया गया है। अगर कोई कंफ्यूजन इस कैलकुलेशन में आ रही है तो प्लीज बता दें। यहाँ पे आके बेटा पता क्या करते हैं, हम 2% से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, रहेगा ये 2 ही, ठीक है। नहीं आप इसको जो यूं समझ लो कि इसको 2 कर दो, परसेंटेज को ना यहाँ लिख देते हैं। परसेंटेज को ना सेपरेट लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। बाद में आके ना ये जो वैल्यू जैसे ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करके निकली, ये जो वैल्यू है इसको भी हम 10 में ऐड करेंगे, ठीक है। 10% साथ नहीं करते, 10 के साथ ऐड करते हैं। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, 10 के साथ ऐड किया 10, और फिर आंसर ना परसेंटेज में लिख देते हैं। तो सम टाइम बच्चों को ये कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए आप इसको इस तरीके से जहन में रख लो, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन है तो हमने NPV का थोड़ा सा देख लिया था कि उसकी रैशनल क्या है, वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की थी। ये कैलकुलेशन करके, ठीक है। और जो कल हमने यहाँ पे क्लास खत्म की थी, और आज हमने ये IRR को भी स्टडी कर लिया। तो आपको बेटा NPV भी निकालना आ गई है, IRR निकालना आ गया है। कल इंशाल्लाह इन्फ्लेशन और टैक्स के कुछ ट्रीटमेंट्स देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।